हेलो स्टूडेंट्स, FY बीकॉम एंड बैफ दोनों के लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यू चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब यहां पे हेडिंग क्या दिया हुआ है, फाइनल अकाउंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। बेसिकली आपको करना क्या है, फाइनल अकाउंट ही करना है, लेकिन यहां पे मुझे एक वर्ड खाली नया दे दिया दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब फाइनल अकाउंट हमने 11th में भी किया, 12th में भी किया है, FY बीकॉम में बैफ में फिर से वही करना है। ठीक है, सो वही चीज है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। लेकिन यहां पे जो वर्ड है ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये बड़ा डिफरेंस करता है। अब ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब क्या? तो अब तक आप लोगों ने जो फाइनल अकाउंट सॉल्व किए हैं वो फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में था, ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है। What is the difference between trading concern and manufacturing concern? So trading concern मतलब पर्सन A के पास से परचेज किया, पर्सन B को बेच दिया। Buying and selling is known as a trading. एक साइड से मैंने बाय किया, दूसरे साइड पे क्या कर दिया, सेल्स कर दिया। That is trading concern. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होता है? अब मैंने सोचा कि मैं खुद प्रोडक्ट बनाऊंगा। पहले ये मार्कर मैं दूसरे के पास से परचेज करता था और बेचता था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने डिसाइड किया कि ये जो मार्कर है उसको मैं खुद बनाऊंगा अपनी फैक्ट्री में, खुद की फैक्ट्री होगी, मैं खुद बनाऊंगा इस चीज को और फिर क्या करूंगा, बेचूंगा। सो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब यहां पे जिस तरीके से आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे वैसे ही करना है। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में क्या दिया है, अ कंसर्न व्हिच मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सोल्ड इट। ट्रेडिंग का क्या था, व्हिच परचेज अ गुड्स and then sold it। यहां पे क्या है, manufacture the goods and then sold it। फर्क इतना ही है। ट्रेडिंग कंसर्न क्या करता है, किसी और से परचेज करके बेचता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, खुद बनाता है और बेचता है। बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। व्हाट इज टू बी गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर दो ही चीज दी रहेगी। एक तो दिया रहेगा आपको ट्रायल बैलेंस, जैसे फाइनल अकाउंट के सब में होता है, ट्रायल बैलेंस दिया होता है, और क्या दिया होगा, एडजस्टमेंट्स। What we have to prepare, मुझे क्या क्या चीजें बनानी है। सो बेसिकली हम लोग फाइनल अकाउंट के सब में तीन चीजें बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन यहां पे क्या करना है, एक अकाउंट आपका बढ़ेगा, कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। समझा? सो हियर वी हैव टू प्रिपेयर फोर थिंग्स दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। हाँ, सो बैलेंस शीट बोलते हैं, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं बोलते। हाँ, what we have to prepare, manufacturing account, trading account, profit and loss account and balance sheet. Here is the format। हाँ, आज हम लोग फॉर्मेट की ही बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, ट्रेडिंग का क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होगा और बैलेंस शीट का क्या होगा। देखो ट्रेडिंग तो आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पता है, बैलेंस शीट भी पता है, सर मैन्युफैक्चरिंग क्या है वो बताओ। राइट, सो पहले डिस्कस करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में। Here I write मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर एंड रहेगा आइदर 31 दिसंबर और 31 मार्च, यू हैव टू राइट हियर डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का पर्पस होता है कि मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ में आए, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग समझ में आए कि ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये मार्कर बना रहा हूं, इसको बनाने का खर्चा कितना आया, एक्सपेंस कितना हुआ इसको मैन्युफैक्चर करने का। इसीलिए हम लोग बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग क्या क्या चीजें डालते हैं, तो पहली बात तो स्टॉक। सर कौन से स्टॉक, दो चीजें, रॉ मटेरियल एंड WIP। सर रॉ मटेरियल मतलब, रॉ मटेरियल मतलब ऐसा गुड्स जिसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। समझा? जैसे कि अगर एग्जांपल ले लो, अगर मुझे टेक्स्ट बुक मैन्युफैक्चर करना है तो टेक्स्ट बुक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या होगा, पेपर्स। तो पेपर का भी रॉ मटेरियल्स होता है, जैसे कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं, या पेपर बनाने के लिए जो अदर मटेरियल चाहिए रहता है। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या आती है, रॉ मटेरियल में आती है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो रॉ मटेरियल भी नहीं है और जो फिनिश प्रोडक्ट भी नहीं बना है, बीच का जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस। सो ये दोनों चीज यहां पे आती है, कौन सी, रॉ मटेरियल एंड WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, ये चीज है। और जितनी भी फैक्ट्री आइटम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आप कहां करते हो, फैक्ट्री में, तो जितनी भी फैक्ट्री रिलेटेड आइटम है वो सारी चीजें यहां पे आ जाएगी। अब तक हम लोग क्या करते थे मालूम है,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, फैक्ट्री वाली सारी आइटम ट्रेडिंग में डालते थे, लेकिन अब हमें ट्रेडिंग में नहीं डालना है। कहां डालना है? मैन्युफैक्चरिंग में। समझा? अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर ट्रेडिंग का क्या करेंगे? अगर आप ट्रेडिंग वाली सारी आइटम को मैन्युफैक्चरिंग में डाल दोगे तो सर ट्रेडिंग का क्या करोगे? तो ट्रेडिंग के अंदर आपको एक ही चीज लिखनी है, दैट इज फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो प्रोडक्ट बन गया। देखो मैं आपको बता रहा हूं, रॉ मटेरियल और WIP, यानी कि जब मैंने रॉ मटेरियल लाया और उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया, वहां तक की चीजें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगी। जैसे ही एक बार आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है, रेडी हो जाता है, आपको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट पे चलना है। यानी कि फिनिश गुड्स से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो कहां लिखेंगे हम लोग? यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। देन आफ्टर आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द बैलेंस शीट। चलो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, either you can write 31st December or 31st March, whatever given in the question। जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको लिखना है। Here is a debit and credit। फर्स्ट आइटम आपको लिखना है टू WIP, वर्क इन प्रोसेस। ओके, ब्रैकेट में है ओपनिंग, यानी कि आपको ओपनिंग स्टॉक डालना है। किसका? WIP का। WIP का ओपनिंग स्टॉक आएगा फर्स्ट, आउटर कॉलम में लिख दिया। यहां पे आप इनर और आउटर बना सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इनर आउटर नहीं बनाया है। आप इनर कॉलम आउटर कॉलम ऐसे 2 कॉलम्स बना सकते हो सारे अकाउंट्स में। यहां पे सेकेंड आइटम मैंने लिखा है टू RMC। RMC मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। RMC मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम, माने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। उसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के अंदर ऐड करेंगे परचेज, उसके अंदर ऐड करेंगे एक्सपेंसेस ऑन परचेज। मतलब जैसे कैरियज इनवर्ड हो गया, आप जब परचेज करते हो तो परचेज करने के ऊपर भी कुछ एक्सपेंस होती है, लाइक कैरियज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, बराबर। तो वो एक्सपेंसेस आप कहां पे ऐड करोगे? RMC के अंदर ऐड कर दोगे। माइनस करना है आपको परचेज रिटर्न, क्योंकि आप कभी कभार कुछ परचेज करते हो तो उसमें से रिटर्न्स भी करते हो। अगर कोई डिफेक्टिव है, अगर कभी ज्यादा परचेज हो गया तो आप रिटर्न भी करते हो, तो परचेज रिटर्न माइनस करना है। और उसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो RMC निकालने का सिंपल फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज, ऐड एक्सपेंसेस ऑन परचेज, माइनस परचेज रिटर्न, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट। देखो यहां पर RMC, that is raw material consumed, I write here opening stock in inner column, add purchase, add expenses on purchase, less purchase return and less closing stock। इनका जो नेट फिगर आएगा, ये प्लस माइनस करने के बाद जो नेट फिगर आएगा वो आउटर कॉलम में जाएगा। उसके नीचे फैक्ट्री वाली आइटम, सबसे पहले आएगा डायरेक्ट वेजेस। पहले अगर आपको कहीं पे वेजेस दिखता था तो आप उसको रिकॉर्ड करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन अभी अगर आपको कहीं पे वेजेस दिखता है तो उस वेजेस को आपको लिखना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री। और फैक्ट्री वाली सारी आइटम कहां जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि फैक्ट्री के अंदर कौन से एक्सपेंस होते हैं, लाइक फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, फिर लेबर चार्जेस, फिर बहुत सारे अलग अलग जैसे पावर एंड फ्यूल दिया हुआ है, ठीक है, वाटर, गैस एंड हीटिंग्स, ये सब चीजें दी है, लाइटिंग्स, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्ट्री के अंदर आती हैं, जो आप लोग ऑलरेडी 11th 12th में सीख चुके हो, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। हाउएवर अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करते हो, फॉर्मेट देखते हो और उस फॉर्मेट में से कोई आइटम अगर आपको समझ में नहीं आती है, सो यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर। ओके, सो फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे आते हैं, क्रेडिट पे क्या आएगा? यहां पे हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP डाला, यहां पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। देन आफ्टर लिखा है सेल ऑफ स्क्रैप। मतलब क्या? फैक्ट्री के अंदर कभी कभार कुछ स्क्रैप यानी कि भंगार चीजें रह जाती है, किसी के पार्ट्स निकल गए, कोई मशीन खराब हो गया, समझा, कोई रॉ मटेरियल खराब हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बेच देते हैं, ठीक है, स्क्रैप में बेच देते हैं यानी भंगार में बेच देते हैं, तो उसके भी तो कुछ पैसे मिलेंगे ना, तो वो क्या हुआ? इनकम। तो उसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। ये रहा सेल ऑफ स्क्रैप। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। रिमेंबर दैट ऑलवेज आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में ही आएगा, क्योंकि ये हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कॉस्ट हमेशा डेबिट में ही ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस मतलब तो डेबिट होता है, समझा, तो डेबिट में ज्यादा होगा, क्रेडिट में कम।
तो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझा? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपको ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। सी हियर आई राइट बाय ट्रेडिंग अकाउंट और यहां पे मैंने लिखा है टू, यहां पे मैंने लिखा है बाय ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे लिखा है टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग से कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग में। यहां पे ट्रेडिंग में कहां से आया? मैन्युफैक्चर से। सो यहां पे बाय ट्रेडिंग, यहां पे आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग। ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हियर आल्सो आई राइट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट आइटम मैंने लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने बोला था कि WIP और रॉ मटेरियल यहां पे आएगा, फिनिश गुड्स यहां पे। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देन क्रेडिट साइड में यहां पे दो ही आइटम है डेबिट में। क्रेडिट साइड पे आइटम्स देखो, सेल्स आ गया, सेल्स माइनस क्या करोगे आप? सेल्स रिटर्न। ठीक है, मैंने यहां पे शॉर्टकट यूज किया है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट फिगर यहां पे आ गया। उसके बाद जितनी बार गुड्स बाहर जाता है, बिजनेस के बाहर गया, वो सारी चीजें कहां पे आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। जैसे कि सबसे पहली चीज, गुड्स विथड्रॉल बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट। ये सारी चीजें मतलब जितनी भी हरकतें हैं जिससे मेरे गुड्स जो है वो गुड्स बाहर जाएगा बिजनेस के, वो सारी चीजें आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। सी हियर बाय गुड्स लॉस्ट बाय और डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स विथड्रॉल बाय प्रोप्राइटर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल और फाइनली आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, देन आफ्टर अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे सो आइदर यू विल हैव बैलेंस ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में आया तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस लॉस। अगर डेबिट में आया तो ट्रांसफर क्रेडिट साइड करते हैं और क्रेडिट में आया तो ट्रांसफर कहां करते हैं? डेबिट साइड में। ये तो आपको पता है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड से आप सीखते आ रहे हो कि अगर डेबिट में है तो ट्रांसफर क्रेडिट में करेंगे, अगर क्रेडिट में है तो ट्रांसफर डेबिट में। सो हियर आई राइट, यहां पे ग्रॉस लॉस था क्रेडिट में, ये डेबिट में आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट था यहां पे आ गया। सर दोनों साथ में आएगा क्या? नहीं, साथ में नहीं आ सकता ना, प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ में कैसे आएगा? आइदर प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग फैमिलियर हो उससे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीजें आती है, एक तो ऑफिस वाली आइटम, ऑफिस के अंदर होने वाली सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, और दूसरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली आइटम, यानी कि सेल्स के ऊपर जो खर्चा किया वो सारे के सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी लॉसेस है, वो सब कुछ यहां डालना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और जितने भी इनकम है, जितने भी गेन्स है, वो सब डालना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पे। अब देखो यहां पे क्या क्या चीजें मैंने ली है, रेंट एंड रेट्स, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये जरा शॉर्टकट यूज किया है, याद रखना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, यहां पे इनकम, यानी कि अगर कोई भी चीज रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको रिसीव होती है, डिस्काउंट रिसीव, समझा, तो जो भी चीजें रिसीव होती है वो आपकी इनकम हो गई, और उसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे। क्लियर? देन आफ्टर आप इसको क्लोज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस को, आइदर यू विल गेट बैलेंसिंग फिगर ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड में आया तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट में आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट लॉस। मैंने शॉर्टकट यूज किया यहां पे, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, एनएल मतलब नेट लॉस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। आप याद रखना कि यहां पे हर जगह पे, यहां पे मैंने लिखा फॉर द ईयर एंडेड, यहां पे भी लिखा फॉर द ईयर एंडेड, यहां पे भी लिखा फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन बैलेंस शीट में हम लिखेंगे एज ऑन, क्योंकि अकाउंट जो है वो अकाउंट आपको पूरे साल का इंफॉर्मेशन देता है कि साल भर में आपने कितना इनकम किया, कितना एक्सपेंस किया। लेकिन बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि एज ऑन डेट, आज की डेट के ऊपर आपके पास कितने असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। ये कौन दिखाता है? बैलेंस शीट दिखाता है। ठीक है, सो यहां पे लायबिलिटी, यहां पे असेट्स। लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम क्या आएगा? कैपिटल। सबसे पहला आइटम क्या आएगा? कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटी का एक बैलेंस शीट का इक्वेशन पता है ना, क्या होता है? असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या वी कैन से कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
समझा? सो असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसी इक्वेशन के ऊपर बैलेंस शीट टैली होती है। सो सबसे पहले कैपिटल, बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, सब कुछ फॉलो नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूं उतना ही फॉलो करना है। कैपिटल, कैपिटल में से क्या माइनस करना है? ड्राइंग। क्या माइनस करना है? ड्राइंग्स। ड्राइंग माइनस करने के बाद में आपको जो फिगर मिलेगा वो आपको इनर कॉलम में ही लिखना है, आउटर में नहीं जाना है। कैपिटल है, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस किया, जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आउटर में ही, सॉरी इनर में ही रहेगा, आउटर में नहीं जाएगा। फिर यहां पे मैंने ऐड और लेस दोनों साइन डाला है। नेट प्रॉफिट आया रहेगा तो आपको ऐड करना है, नेट लॉस आता रहेगा तो आपको क्या करना है? माइनस। सिंपल है, अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, लॉस है तो क्या कर दो? माइनस। जो भी फिगर आएगा वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद रिजर्व्स, कैपिटल के बाद आता है रिजर्व्स, जिसमें जनरल रिजर्व आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ गया, बहुत कुछ आता है। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन अगर मैंने लिया रहेगा, शॉर्ट टर्म लोन किससे लिया रहेगा तो वो, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने सब कुछ मेंशन नहीं किया, कुछ मेन आइटम है वो मेंशन कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर। यू कैन आल्सो राइट वन मोर, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है, तो आप लोग याद रख लेना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिक्स असेट्स पे चलते हैं। फिक्स असेट्स के अंदर, मतलब असेट्स के अंदर तीन हेड होते हैं, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट्स। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ना ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? करंट असेट्स ऊपर लिख देते हैं, फिक्स असेट्स नीचे लिखते हैं, बीच में कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक घुसा देते हैं। ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स। अभी आप लोग बोलोगे सर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ता है कि जो पर्सन पेपर चेक करता है ना, उसको समझ में आ जाता है कि आप प्रोफेशनल नहीं हो या आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं करते हो, उसको समझ में आ जाता है। समझा? तो सिर्फ बैलेंस शीट टैली करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंस शीट को प्रॉपर प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। सो ये सीक्वेंस में ही जाना चाहिए। लायबिलिटी का सीक्वेंस है कैपिटल, रिजर्व्स, देन करंट लायबिलिटी। असेट्स का सीक्वेंस है फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, देन करंट असेट्स। समझा? तो ये सीक्वेंस में ही जाना है आपको। फिक्स असेट्स के अंदर मैंने पहले लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, पीएम मतलब प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग, एलबी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, आउटर में आ गया। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद करंट असेट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कैश, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, सब कुछ नहीं लिख सकते हम लोग, मेन चीजें लिखी है, कैश, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और सबसे मेन चीज लास्ट में लिखा जाता है, ऑलवेज लास्ट में ही लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। समझा? रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक तो आपने यहां से माइनस कर दिया, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक आपने यहां पे लिख दिया, बचा क्या? फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स का दो इफेक्ट आपको पता ना, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये रहा देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। समझा? तो यहां पे अगर आपको तीनों दिया है, समझो ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ना अगर तीनों स्टॉक है आपके पास, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश्ड गुड्स, तो यहां पे तीनों भी लिखना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक हेडिंग देना है, उसके अंदर रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश्ड गुड्स, तीनों का अमाउंट इनर कॉलम में लिखो, तीनों का जो टोटल रहेगा वो आउटर कॉलम में चले जाएगा, और बैलेंस शीट क्या होगा आपका? टैली। दैट्स इट, इतना ही करना है। समझा? क्लोजिंग स्टॉक वाली चीजें वापस बताता हूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज हैज द टू इफेक्ट। समझा? सो पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक यहां से माइनस हो गया, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड में। डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक यहां चला गया, सेकंड इफेक्ट यहां पे बैलेंस शीट असेट साइड। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया यहां पे, फिर यहां से सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको हेडिंग देना है क्लोजिंग स्टॉक, उसको अंडरलाइन करना है, उसके नीचे रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स, तीनों का अमाउंट इनर कॉलम में, तीनों अमाउंट को ऐड करके आउटर कॉलम में डालो और आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। दैट्स इट स्टूडेंट्स, थैंक यू।